छोटा सा देश जहां की युवा पीढ़ी ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर सरकार को घुटनों पे ला दिया। नेपाल में जेनजी का गुस्सा फूट पड़ा है। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और वहीं सोशल मीडिया बैन के खिलाफ संसद भवन जला दिया गया और यहाँ तक प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा और पुलिस की गोलियों से दर्जनों युवा शहीद हो गए। क्या यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट है या कोई क्रांति है? क्या यह नेपाल की आग पड़ोसी देश तक भी फैल सकती है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस आंदोलन की पूरी कहानी। नेपाल एक छोटा सा देश जो अपने शांत पहाड़ों और बुद्ध की शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन 5 सितंबर को यह देश जंग के मैदान में बदल गया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्कूल कॉलेज के युवाओं सड़क पर उतर आए। कहानी की शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 की एक ठंडी सुबह से। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार कर रहा था, कोई दुकानदार दुकान खोल रहा था और कोई यूथ अपने फोन पर नोटिफिकेशन चेक कर रहा था। लेकिन अचानक मोबाइल के स्क्रीन पर एक अजीब सा दिखा। फेसबुक नहीं खुल रहा था, यूट्यूब गायब हो गया था, इंस्टाग्राम और एक्स भी काम करना बंद कर चुका था। पहले लोगों को लगा शायद इंटरनेट की दिक्कत है, लेकिन थोड़े ही देर में न्यूज चैनल की ब्रेकिंग हेडलाइन आई। And Nepal has cracked down on a number of social media platforms including Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp and Snapchat. The Malian Kingdom's Ministry of Communications and Information Technology ordered the country's internet service providers to block access to 26 major social media platforms. नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने हमारा नियम का पालन नहीं किया, हमारे देश में अपने सोशल मीडिया ऐप को रजिस्टर नहीं कराया, इसीलिए इन सोशल मीडिया को बंद करना पड़ा। बंद किए गए ऐप में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट, लिंक्डइन और भी ऐसे कई सारे एप्लीकेशन को बैन किया गया। लेकिन युवाओं के लिए यह तर्क सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि जेनजी के लिए सोशल मीडिया एक मस्ती का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि यही उनकी कमाई का जरिया भी है, यही उनकी पढ़ाई की किताब भी और यही उनका सवाल का जवाब भी। जिस पल यह प्लेटफॉर्म बंद हुए, युवाओं ने महसूस किया कि उनके सपनों का दरवाजा बंद कर दिया गया हो और यहीं से शुरुआत हुई वह चिंगारी जो आगे चलकर पूरे देश में आग बन गई। और यही वह पल था जिसने नेपाल के युवाओं सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया बैन यह वह चिंगारी थी जिसने पहले से सुलग रहे गुस्सों को आग में बदल दिया। नेपाल का युवा पहले से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था। जरा सोचिए, देश में बेरोजगारी दर करीब 20% है। लाखों युवाएं ग्रेजुएट डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है। और इसी बीच वह नेता है जिसके हाथों में सत्ता है, उनके बच्चे लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, विदेश में पढ़ते हैं और ऐश करते हैं। ये नाराज युवाओं के लिए जख्म पर नमक था। और जब उनकी सोशल मीडिया की दुनिया उनसे छीनी गई, तब सोशल मीडिया पर #नेपोकिड और #नेपोचाइल्ड जैसे हैशटैग वायरल हुए, जहां लोगों ने नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी की तस्वीर शेयर की। एक वायरल पोस्ट में लिखा था, नेता के बच्चे हमारे टेस्ट चुरा कर ऐश करते हैं और हम मजदूरी के लिए देश विदेश जाते हैं। यह पोस्ट एक शिकायत नहीं थी, ये हर उस नेपाली युवा की चीख थी जिसे सालों से अनदेखा किया जा रहा था। यही गुस्सा था जिसने जेनजी को क्लासरूम से खींचकर सड़कों पे ला दिया और यहीं से आंदोलन ने नया मोड़ लिया। नेपाल आज म बोल्छु, नेताले सुन्छ। I can talk in English, I can talk in Nepali, whatever the fuck you want. Everyone listen. छातीमा गोली खाएको छु, fucking छातीमा। यहाँ पनि गोली खाएको छु, मेरो चस्मा फुट्यो। I give this, मैले proper documentation बनाएको छु। यो मेरो रगत हो, नेपालीको रगत हो, नेताहरूले बगाएका छन्, राइट? अब यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं रहा, बल्कि बन गया भ्रष्टाचार के खिलाफ का जंग, सत्ता में दुरुपयोग की लड़ाई और सरकार से जवाबदेही मांग की क्रांति। चलिए इस क्रांति को पूरी डिटेल से समझते हैं।
ये सब शुरुआत होती है 25 सितंबर 2025 से। एक दिन नेपाल सरकार ने विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है। नेपाल में ये सभी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नेपाल में रजिस्टर कीजिए, हमारे नियम मानिए, वरना आप यहाँ काम करने का हक खो दीजिएगा। मतलब नेपाल के सरकार का कहना ये था कि हमारे नेपाल में आइए और वहाँ आप अपना एक दफ्तर खोलिए और आप वहाँ से अपना काम स्टार्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नेपाल में काम करने का हक खो दीजिएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर कंपनियों ने इस शर्त को नज़रअंदाज कर दिया। यानी एक तरफ सरकार अपनी शर्त पर अड़ी रही और दूसरी तरफ सोशल मीडिया कंपनियों वालों ने इन चेतावनियों को हल्के में ले लिया। और यहीं से वह पहला मोड़ आया जहां से आने वाले तूफान की शुरुआत हुई। फिर आया वह दिन जिसने नेपाल के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। 4 सितंबर 2025 सुबह होते ही सरकार ने अपने आदेश पर अमल किया और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन, स्नैपचैट टोटल एक साथ 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया। यही नहीं, यहाँ तक कि इंटरनेट की स्पीड को भी कम कर दिया गया। इतनी धीमी कर दी गई कि लोग साधारण मैसेज को भी नहीं भेज पा रहे थे। एक झटके में नेपाल की युवाओं की पूरी डिजिटल दुनिया अंधेरे में डूब गई। उनके काम, उनकी पढ़ाई, उनके मनोरंजन और सबसे बढ़कर उनकी आवाज सब पर रोक लगा दी गई। ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था, ये युवाओं के सपनों पर सीधा हमला था। और इसी पल से नेपाल की गलियों में गुस्सों की आग भड़क उठी। 5 और 6 सितंबर 2025 यही वह दिन था जब नेपाल का गुस्सा पूरी तरह सोशल मीडिया पर फट पड़ा। हालांकि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, लेकिन जेनजी लोगों ने हार नहीं मानी। VPN और दूसरा तरीका से उन्होंने फिर से अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना शुरू कर दी। और तभी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा एक हैशटैग नेपोकिड, #नेपोचाइल्ड। धीरे धीरे ये ट्रेंड आग की तरह फैल गया। लोग खुलकर सवाल उठाने लगे, क्यों नेताओं के बच्चे ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं जबकि आम नौजवान बेरोजगारी और गरीबी में फंसा है। अब हेर्नुस्, नेपाल सरकार एकदमै, अब झुट बोल्दिन म, नेपाल एकदमै गरिब देश हो। मान्छेले सरकारले तलब खान्छन् 77,000 75,000, अनि विकली मल्दिप्स ट्रिप, युरोप ट्रिप कहाँबाट आइरहेछ त? हाम्रै ट्याक्स भरेको पैसाबाट। अब यदि त्यो ट्याक्स तिरेको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएको भए अहिले हामी भत्केको रोडमा हिँड्नु पर्थ्यो त? यो त्यही भएर करप्सन त भएको छ। एक्स पर कुछ लोगों ने लिखा कि जब नेताओं के बच्चे पढ़ सकते हैं तो हमारा भविष्य क्यों अंधकार में धकेला जा रहा है। ये सवाल सिर्फ एक पोस्ट नहीं था, बल्कि नेपाल के गुस्साए हर युवाओं का दर्द था। और ये दर्द अब सिर्फ शब्द में नहीं रहने वाला था, ये सड़कों तक पहुंचने वाला था। 7 सितंबर 2025 नेपाल का माहौल पूरा तरीका से बदल चुका था। काठमांडू और पोखरा की सड़कों पर अचानक हजारों युवा उतर आए। हाथों में पोस्टर, चेहरों पर गुस्सा और दिल में एक उम्मीद। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मुझे अन्याय चाहिए और मुझे आज़ादी चाहिए। शुरुआत में प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक हो रही थी, युवा नारा लगा रहे थे और लोकतंत्र में अपनी आवाज दर्ज करा रहे थे। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और देखते ही देखते सड़कों पर आंसू गैस के गोले फेंकने लगे। हवाओं में धुआं फैल गया, लोग खांसने लगे, लोगों की आंख जलने लगी। फिर पुलिस कर्मियों ने रबर बुलेट चलाए, जिन्होंने मासूम छात्रों को भी नहीं बख्शा। और रबर बुलेट्स की हमलों में कई सारे नौजवान घायल हुए और कई सारे लोग मौत के गले उतर गए। शांत प्रदर्शन अचानक दहशत और अफरा तफरी में बदल गया। नेपाल की सड़क पर अब सिर्फ नारे नहीं बल्कि चीखे और आंसू गूंज रहे थे। 8 सितंबर 2025 नेपाल की धरती ने वह मंजर देखा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सुबह तक ये आंदोलन सिर्फ नारे और मार्च तक सीमित था, लेकिन दोपहर होते होते गुस्सों का ज्वालामुखी फट पड़ा। हजारों प्रदर्शनकारी सीधे संसद भवन की ओर आगे बढ़े और उनके हाथों में पत्थर था और दिल में गुस्से का ज्वालामुखी। भीड़ ने संसद गेट तोड़े, बैरिकेड गिरा दिया और आखिरकार भीतर घुस गए। वह जगह जो कानून और लोकतंत्र का प्रतीक थी अब गुस्सों और विरोधी का अखाड़ा बन चुकी थी। पुलिसकर्मी ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने आंसू गैस और रबर बुलेट से काम नहीं चलाया और इस बार पुलिसकर्मियों ने सीधा गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी। इन
जिनमें काफी सारे लोग घायल हुए, काफी सारे लोग मारे भी गए। और फिर नेपाल की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंजी, लोगों की चीखें उठी और देखते ही देखते जमीन पर फैल गया। जानकारी के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर युवा छात्र थे। 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए और सोशल मीडिया पर से लथपथ तस्वीरें वायरल होने लगी। नेपाल अब सिर्फ विरोध का मैदान नहीं रहा, ये दिन इसे क्रांति और खराबों का प्रतीक बन गया। 9 सितंबर 2025 नेपाल अब पूरी तरह से सदमे में डूब चुका था। 8 सितंबर की गोलियों और मौत के बाद गुस्सा और डर दोनों ही चरम पर पहुंच गए थे, लेकिन डर से ज्यादा भारी पड़ा गुस्सा। सुबह होते ही भीड़ और ज्यादा बढ़ गई। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे, अब उनका निशाना सीधा सत्ता के प्रतीक पे था। और लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा फैल चुका था कि संसद भवन में लोगों ने आग लगा दी और वहीं सुप्रीम कोर्ट की गेट को भी तोड़ दिया गया। और गुस्साए युवाओं ने नेताओं के आलीशान मकानों को भी एक एक करके जलाना शुरू कर दिया। आज हमारे नेपाल में संसद भवन में पूरे जनता ने मिलके, जेनजी ने मिलके आज आग लगा दिया है। कल नेपाल पुलिस ने जितना ज्यादा किया ना, कल कमती में 19 लोगों को, स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। ये बूढ़े लोग है ना, ये बूढ़े जब लीडर है ना, वो हम लोग का अब वक्त हो गया है, अब नहीं चाहिए, हमारा यूथ चाहिए। अब सब जेनजी का मांग है यूथ। स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर गए डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। आप लोग देख रहे हैं संसद भवन कितना जल रहा है। यहीं पर नेता लोग अपना भ्रष्टाचारी लुकाते हैं, बैठते हैं। क्या हो रहा है देखिए, आज सभी नेता लोग का घमंड तो टूट ही गया है ना। सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, बल्कि कई दशकों से जमा सत्ता का घमंड भी राख हो गया। विद्रोह के बीच नेपाल से ये बड़ी खबर, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिंदा जलाया। ये बेहद दुखद और बड़ी खबर इस समय की। इसी हालात को बेकाबू देखकर गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। Big story coming in from Nepal. Nepal's Home Minister Ramesh Lehek has put in his papers. Ramesh Lehek has resigned. Nepal's Home Minister submitted his resignation to Prime Minister KP Sharma Oli. रात होते होते राजधानी में एक ऐसी खबर फैली, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा। कुछ रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री गुप्त तरीके से दुबई भागने की तैयारी कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट ने नेपाल की नींव को हिला दिया। 19 से ज्यादा जाने गई और 300 से ज्यादा लोग अस्पताल में पड़े हैं। कभी संविधान और कानून की रक्षा करने वाला इमारत, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट अब राख और मलबे में बदल चुकी है। कुछ लोग इस आंदोलन को बांग्लादेश 2024 और श्रीलंका 2022 जैसी क्रांतियों से जोड़कर देख रही है, जहां युवाओं ने सत्ताधारी सरकार को गिरा दिया था। अब नेपाल की जनताएं दो हिस्सों में बट गई है। एक वह जिसे जेनजी लोग सपोर्ट करता है और इसे अगली क्रांति मानता है, और दूसरा जो कहता है कि यह आंदोलन नहीं, यह भ्रष्टाचार है। लेकिन एक बात साफ है, इस तूफान ने नेपाल की राजनीति को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, यह हर युवाओं की आवाज है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा बैंड एक क्रांति बन गया। लेकिन आप क्या सोचते हैं जेनजी के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। क्या जेनजी ने सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।